पैरामीटर बदलता देख कबीर तुरंत हरकत में आ गया। आगे बढ़कर उसने लापरवाही से सुहानी के शरीर में चांदी की सुई दोबारा डाली। ये देख सोफिया कबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखो, अगर तुम कल रात के थप्पड़ के लिए मुझसे नफरत करते हो तो वापस जाओ और मुझे मारो। जो करना है मेरे साथ करो, मगर प्लीज सुहानी की जान बख्श दो। सोफिया ने जब देखा कि कबीर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उधर कबीर धीरे धीरे अपनी सुई चुभोने की रफ्तार तेज कर रहा था। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाओ और उसे बच्ची से दूर करो। वहां खड़ा एक डॉक्टर अपनी टीम पर चिल्लाया। इस समय उस वार्ड का माहौल बहुत अलग सा हो गया था। इतिहास में शायद पहली बार मरीज को डॉक्टर नहीं बल्कि एक आम आदमी ट्रीट कर रहा था। टीम के लोग आगे बढ़कर कबीर को बच्ची से दूर खींचने की कोशिश करने लगे। ठहरिए डॉक्टर, कृष्णमूर्ति ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कमरे में मौजूद बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति की आवाज कांप रही थी। वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसा बहुत साल पहले उन्होंने अपने गुरु के पास किया था। तब वो स्टूडेंट थे। एक्यूप्रेशर निडल के आखिरी 5 स्टेप्स जो एक इंसान के न्यूरो सिस्टम को दोबारा जीवित कर सकते हैं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, क्या कहा आपने? यह आदमी वो तकनीक जानता है जो आप नहीं जानते हैं। ये एक्यूप्रेशर निडल के आखिरी 5 स्टेप्स जानता है। दूसरे डॉक्टर ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति से पूछा। उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, शायद आपने कुछ गलत देखा या समझा है। ये लड़का तो उम्र में बहुत छोटा है। इसे खोई हुई लुप्त कला कैसे आ सकती है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने यकीन के साथ कहा, नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा। तुम लोगों को मेरा भरोसा करना चाहिए। चांदी की सुई के पिछले हिस्से को देखो। क्या तुम लोगों को कुछ अलग दिखा? सभी डॉक्टर, वार्ड बॉय और सोफिया खुद कबीर के काम को बारीकी से देखने लगे, मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने सबसे कहा, मैं शायद समझा नहीं सकता, मगर मेरा यकीन कीजिए, ये लड़का जो कर रहा है वो स्पेशल प्रोसेस है। पहले के रिकॉर्ड में इस सुई का इस्तेमाल ऐसे ही करते देखा गया है। इस एक्यूप्रेशर तकनीक के बहुत से यूज हैं, मगर अफसोस हम लोग इसके यूज के बारे में बहुत कम जानते हैं। सोफिया भी हैरान परेशान उन सुइयों को देख रही थी। ऐसा लगता है कि आप सभी को सुई के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन सबसे अहम बात भूल चुके हैं। इस तकनीक के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए सबसे जरूरी है शांति, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। हल्की सी चूक और सब खत्म, कबीर ने धीरे से घूमते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर एक पल को सभी डॉक्टर और बाकी लोग चुप हो गए। ये हमारी गलती है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने कबीर से कहा। ठीक उसी समय सुहानी, जो बीमार और बेहोश पड़ी थी, हल्की हरकत के साथ खांसते हुए होश में आने लगी। सुहानी जाग रही है। सोफिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। वो आगे बढ़कर सुहानी को संभालने लगी। अब वो समझ गई थी कि उसने कबीर को गलत समझा था। उसमें कुछ ऐसी बात तो थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। देखो, इस बच्चे की धड़कन और धीरे धीरे सामान्य हो रही है, एक तेज तर्रार डॉक्टर ने यकीन न कर पाने वाले नजारे को देखते हुए कहा। हे भगवान, उसने वास्तव में इस बच्ची को मौत के मुंह से खींच लिया। मैं कैसे इसका शुक्रिया अदा करूं? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति इतने समय से बातें नहीं कर रहे थे। ये तकनीक सच में काम करती है, बस सही ढंग से इसे अंजाम देना आना चाहिए। कमरे में खड़े डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। कमरे में शोर बढ़ता देख कबीर ने आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, सुहानी अभी अभी उठी है, माफ कीजिएगा, पर आप लोगों को अगर किसी बात पर चर्चा करनी है तो प्लीज अपने रूम में जाकर कर लीजिए। इसे अभी शांति का माहौल चाहिए। आप, हालांकि कबीर ने बेहद शांत आवाज में कहा था, लेकिन डॉक्टरों को लगा कि वो बहुत घमंडी है, मगर वो कबीर को कुछ बोल नहीं सकते थे। उसने कोई गलत बात नहीं की थी। वो तो एक आम इंसान होते हुए भी अधिक पेशेवर व्यवहार कर रहा था। सभी डॉक्टर्स को एहसास था कि वो उसकी मदद नहीं कर सके थे, इसलिए शर्मिंदा भी थे। ये सही कह रहा है, जल्दी करो और मुझसे मीटिंग हॉल में आप सब मिलो। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स को आदेश दिया। सुहानी के लिए उन्होंने एक वार्ड बॉय को वहीं छोड़ दिया। सुहानी अभी जगी है, बेहतर होगा कि आप उसे ना छुएं। अभी उसकी हालत नाजुक है। अभी भी पूरी तरह से ठीक होने में उसे समय लगेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस मैम, बट डोंट वरी, शी विल मेक इट। कबीर ने सोफिया को हौसला दिया। सोफिया, जिसने भावनाओं में बहकर सुहानी को पकड़ रखा था, जल्दी से उसे खुद से दूर किया और बिस्तर पर लिटा दिया। जब सुहानी वापस बिस्तर पर लेटी तो फिर से सो गई।
कबीर ने सच कहा था, उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको बार बार गलत समझा, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। सूफिया उठी और कबीर की और हाथ जोड़ते हुए झुककर बोली, अरे आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। मगर अब आप चिंता मत कीजिए, सुहानी अब ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। कबीर ने सूफिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। मन ही मन उसे गिल्टी फीलिंग था। सुहानी की इस हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान चुका था। ये एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, मगर ये बात उसने सूफिया पर जाहिर नहीं होने दी। सूफिया ने फिर गंभीरता से कहा, नहीं, यह आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जान के बदले जान देने का वादा तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, मगर प्रॉमिस करती हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी और आप मुझे याद करेंगे तो मैं हर पॉसिबल तरीके से आपकी मदद करूंगी। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मेरा सौभाग्य होगा। उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड और एक बिजनेस कार्ड निकाला और कबीर को सौंप दिया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, साथ ही 1 मिलियन का चेक है। प्लीज आप इसे रख लीजिए, मना मत कीजिएगा। मुझे दुख होगा और सुहानी को भी। ये कीमत नहीं है, आभार है। उसके हाथ से कार्ड लेने के पहले कबीर एक पल के लिए झिझका। उसने कार्ड में नाम पढ़ा, स्टार फैशन वीक CEO मिस सोफिया। स्टार फैशन वीक। कबीर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि इस कंपनी का नाम उसने कहीं सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है और किसके मुंह से सुना है। वो अभी अपनी सोच में ही था कि सोफिया ने उसका ध्यान वापस खींचा। एक्सक्यूज मी सर, शायद 10 लाख बहुत कम है, सोफिया ने कहा। आपको मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, बस कबीर बुला सकती हो। कबीर ने अपना परिचय दिया। जहां तक इस 10 लाख का सवाल है तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि छोटी रकम है, ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। कबीर ने पैसे लौटाने चाहे तो उसे रात की घटना से कुछ याद आया। अच्छा, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, कल रात के हादसे के बाद पुलिस ने क्या किया, मतलब इसकी प्रोग्रेस क्या है? सोफिया ने मायूसी के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मेरी तरफ से केस फाइल कर दिया। मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर चले गए। हाँ, सिक्योरिटी के लिए कल एक पुलिस वाला भी यहाँ रात भर रुका था, लेकिन मैं इस केस को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पूरी प्रॉपर्टी ही क्यों ना बिक जाए, वो जो भी था उसे सजा दिलाकर रहूंगी। इसके बाद सोफिया फिर से अपने चेक पर आ गई। सोफिया को सिर्फ व्यापार करने की आदत थी। जहां तक उसकी बात थी, उसे लगता था कि अगर सामने वाले ने चेक स्वीकार नहीं किया तो शायद उसने सही रकम ऑफर नहीं की होगी। इसलिए कबीर के मना करने के बावजूद और समझाने पर भी उसने तुरंत 5 मिलियन का चेक फिर से लिखा और कबीर को दे दिया। कबीर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की को किस तरह समझाए। वो बहुत असहाय दिख रहा था। वो पहले केवल 10 लाख का बैंक कार्ड दे रही थी, मगर अब उसने रकम बढ़ाकर 5 मिलियन कर दिया था। कबीर असमंजस में फंसा हुआ था क्योंकि वो इन पैसों को स्वीकार नहीं कर सकता था। सोफिया अपने जिद पर अड़ गई थी कि कबीर को ये लेना ही पड़ेगा। कबीर ने आखिर में उसको उसकी छोटी बहन का नाम लेकर मना कर दिया। सोफिया को अब उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बात करने के बाद कबीर वहां से निकलने को उठा। उसे अभी बहुत से काम करने थे। सबसे पहले उसे अभय के घर जाना था, जहां उसे अभय के 10 लाख वापस करने थे। जाते हुए उसके दिमाग में बहुत से ख्याल घुमड़ रहे थे। क्या करने निकलता हूँ और क्या करने लग जाता हूँ। भगवान मुझे अपने नेक कामों के लिए चुन ही लेता है। पता नहीं क्या सोचा है उसने मेरे लिए। खैर, जो वो सोचता है, कहते हैं ठीक ही सोचता है। जैसे ही कबीर ने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला, सूफिया को पुलिस का फोन आ गया, जिस पर कबीर ने दरवाजा बंद किया। सूफिया ने कॉल उठाया और ठंडे स्वर में कहा, हेलो, हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? क्या कहा आपने? हिट एंड रन ड्राइवर मिल गया है, आप उसे छोड़िएगा नहीं, मैं तुरंत आ रही हूँ। इस बदमाश ने मेरी छोटी बहन को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सूफिया को लगा था कि कबीर वहां से चला गया है, मगर कबीर अभी भी दरवाजे के पास से सब सुन रहा था। वैन का ड्राइवर इतनी आसानी से मिल गया? कबीर ये सुनकर हैरान था। उसने सोचा, शायद जो इंसान उसकी जमानत दे वही मास्टरमाइंड हो। मुझे छेड़कर कोई ऐसे ही नहीं निकल सकता। खुद के लिए तो माफ कर भी दूं, मगर अपनी पत्नी के लिए कभी नहीं करने वाला। हमले में उसकी जान भी जा सकती थी। क्या अब कबीर इस मामले को सुलझाने के चक्कर में अपना डॉन वाला रूप लेगा? लड़के, तुमने आज चौंका दिया। जिस पल कबीर दरवाजे पर खड़ा था, डॉक्टर कृष्णमूर्ति उसे दूर से देख रहे थे।
कबीर उनको देखकर चौंक गया और बोला, डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आप यहाँ कैसे? माफ करिएगा, मतलब आप मेरे पास यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराते हुए बोला। मेरा इंतजार? कबीर की हैरानी बढ़ गई। डॉक्टर कृष्णमूर्ति किसी बात को लेकर परेशान थे और उनका चेहरा भी यही बयां कर रहा था, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कबीर इस तरह के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो इंतजार करने और इंतजार कराने में भरोसा नहीं रखता था। झुंझुलाहट दबाते हुए उसने कहा, डॉक्टर कृष्णमूर्ति, अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक कहिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने धीमे स्वर से कहा, मैं आपकी तकनीक के अगले 5 स्टेप्स देखना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? कबीर के एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे थे, जिसे देखकर डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने तुरंत अपना हाथ इस्तेमाल करते हुए उसे समझाया। मुझे माफ करना, शायद मेरे पूछने का अंदाज और समय गलत है। मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। नीडल एक्यूपंक्चर बहुत बड़ी विद्या है। इसे पाने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों जरूरी हैं। आपको सच में जानना है? कबीर ने अब उनकी इच्छा को समझते हुए पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने उत्सुकता से कहा। मेडिकल फील्ड में मेरा सपना बेहतरीन डॉक्टर बनने का है। इस वजह से मैंने वो सब कुछ सीखना चाहा जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। आपके पास आने की वजह भी यही है। या तो आप मुझे अपना स्टूडेंट मान लीजिए या मुझ पर एहसान ही कर दीजिए, पर मुझे ये नॉलेज दे दीजिए बस। मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो डॉक्टर साहब मुझसे कहने में झिझक रहे हैं, कबीर ने मुस्कुराते हुए प्रेम भाव से कहा। कबीर ने उनको सिखाने की सहमति जाहिर कर दी। हालांकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उससे वादा किया कि वो जो कुछ भी उससे सीखेंगे वो ज्ञान दूसरे लोगों में बांटेंगे, केवल अपने पास नहीं रखेंगे। ये ठीक है डॉक्टर कृष्णमूर्ति, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। मुझे नीडल एक्यूपंक्चर तकनीक के लास्ट 5 स्टेप्स को अरेंज करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। कबीर ने अपनी मजबूरी जाहिर की। मुझे कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति झट से इंतजार करने के लिए मानते हुए बोले। जब आप फ्री हो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं इसे सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कबीर ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति से अपना नंबर शेयर किया और उनका भी नंबर लेते हुए उनको अलविदा कहकर वहां से निकल गया। अब उसकी मंजिल थी अभय का घर। फिर उसे याद आया कि अभय कॉलेज में ज्यादा पाया जाता था। कबीर ने समय देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बहुत लेट हो चुका था। कॉलेज उस हॉस्पिटल से काफी दूर था। कार से लगभग 40 मिनट की दूरी थी उन दो जगहों के बीच। दोनों जगह शहर के दो अपोजिट साइड पर थे। करीब 40 मिनट के ड्राइव के बाद कबीर कॉलेज के मेन गेट पर पहुंच गया। तभी काजल का फोन आया। अभी उसने गाड़ी बस रोकी ही थी। कबीर ने जैसे ही फोन उठाया, काजल उस पर बरस पड़ी। आज सुबह से तुम कहाँ गायब हो? अभय को पैसे वापस कर दिए? नहीं किए तो जल्दी करो, नहीं तो वो बेवकूफ अभय फिर से तुम्हारे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। मैं नहीं चाहती कि पापा और माँ तुम्हें कुछ और बोले। कबीर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काजल को गुस्सा ज्यादा है या फिक्र ज्यादा है। तुम कितना परेशान होती हो, मैं बस तुमको कॉल करने ही वाला था, लेकिन किस्मत देखो तुमने मुझे पहले ही याद कर लिया। मेरा बस चले तो मैं फोन रखूं ही ना, लेकिन मजबूरी है, कबीर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। आपको बस यही प्यारी प्यारी बातें करना आती हैं। पहले परेशान करते हो और बाद में ऐसी बातें करके मेरा दिल जीतने की कोशिश करते हो। अभी आप कहाँ हैं बताइए, मैं वहीं आती हूँ। फिर हम एक साथ उस बेवकूफ को पैसे वापस करने चलेंगे, काजल ने नाराजगी बरकरार रखते हुए कहा। दरअसल वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। वो बस थोड़ी चिंतित थी कि कहीं कबीर और अभय की मुलाकात से बात बनने के बजाय बिगड़ ना जाए। कहीं न कहीं वो इस अनचाही मुलाकात की वजह खुद को मान रही थी। अब एक नई परेशानी से बचना चाहती थी। मैं तुम्हारे कॉलेज के मेन गेट पर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कबीर ने बेहद शांत तरीके से काजल से कहा ताकि उसकी फिक्र कम हो। इससे पहले कि कबीर कुछ और कहता, काजल ने ओके कहकर फोन काट दिया। ये लड़की बहुत ही पागल है, कबीर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद से ही बातें की। लगभग 3 मिनट बाद काजल उसके पास आ गई। मैंने पहले ही अभय से बात कर ली है, अब चलते हैं, देर नहीं करते, काजल ने कबीर से हाँफते हुए कहा। वो दौड़ते हुए आई थी और उसके हाथ उसके घुटनों पर थे और वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रही थी। तुम किस लिए इतनी परेशान हो जान? कबीर मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकला और काजल को संभाला। काजल जैसे ही नॉर्मल हुई, दोनों अभय की तलाश में निकल गए। अरे वो लड़की काजल है ना? कॉलेज में एक लड़की ने पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ है तो, मगर वो आदमी कौन है उसके साथ?
दूसरी ने चकित हो पूछा, दोनों इतने करीब कैसे हैं? तीसरी ने लगभग चीखते हुए कहा, आदमी मजाक कर रही हो क्या? किसकी हिम्मत की काजल के करीब जाए? बेचारा, लगता है उसे मालूम नहीं है कि अभय वालिया उसके साथ क्या करेगा। उस ग्रुप के लड़के ने लापरवाही के साथ मजाक उड़ाया, अरे सच है, अगर तुमको भरोसा नहीं तो अपनी आंखों से देख लो। पहली लड़की ने लड़के को भरोसा दिलाने की कोशिश की। अंत में भीड़ में से किसी ने चतुराई से कबीर की पहचान का खुलासा किया। हे भगवान, क्या ये वही आदमी है? क्या कहते हैं उसे? दिमाग पर जोर डालते हुए उस शख्स ने कहा, हाँ, सारस्वत परिवार का जोकर दामाद। मैं तो कहता हूँ अभय को कोई और दूसरी लड़की देखनी चाहिए, वालिया परिवार का नाम खराब हो जाएगा। अगर अब अभय इस लड़की से शादी करने का सोचेगा तो। हाँ भाई, जमाना खराब है, लोग आजकल कुत्ते को पति और पति को कुत्ता समझते हैं। रास्ते में कबीर और काजल ने हर तरह की अनाप शनाप बातें सुनी। कबीर उन बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, पर उसने महसूस किया कि काजल को ये बातें बहुत परेशान करने लगी थी। उसकी चलने की रफ्तार भी अब बढ़ गई थी, मानो वो अभय को पैसे देकर जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। कबीर हल्के में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इस दुनिया में केवल मूर्ख और औसत दर्जे के लोग ही दूसरों की ईर्ष्या आकर्षित नहीं करते। कई बार इस जाल में सुलझे हुए लोग भी फंस जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, कमेंट करने वालों के शब्द उतने ही तीखे होते जा रहे थे। कबीर अचानक रुका और पास खड़े 3 लड़कों में से एक को जोर से पंच मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि काजल को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। वो इंसान दर्द से कहरता हुआ नीचे बैठ गया। उसके नाक से खून बहने लगा, जिसे रोकने के लिए उसने अपने हाथ लगाए। हाथ भी खून से लाल हो गए थे। कबीर के पंच से उसकी नाक टूट गई थी। काजल को जब एहसास हुआ तो उसने कबीर को तुरंत हाथ पकड़कर एक तरफ हटाया। वहीं दूसरी तरफ 2 लड़के नीचे बैठे लड़के को संभालने लगे। वो दर्द से चीखे जा रहा था। काजल गुस्से में कबीर को घूरने लगी। कबीर समझ गया कि वो नाराज हो गई, तो उसने अपनी सफाई में कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सॉरी। मगर उसकी बात से साफ जाहिर था कि उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं था। मेरे साथ ऐसी फालतू हरकतें मत किया करो, काजल गुस्से में बोली, मगर आवाज धीमी रखी। कबीर काजल को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला, अगर कोई तुम्हें कुछ और बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जान हो मेरी, एंड आई रियली मीन इट। याद रखना हमेशा। काजल कबीर की आंखों में देख रही थी। वो जानती थी कि कबीर ने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। कबीर के प्यार और गुस्से को देख वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस कसकर गले लगा लेती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इस समय कॉलेज की कॉफी शॉप में अभय कॉफी पी रहा था और बेचैन दिख रहा था। आखिर 1 मिलियन की बात थी। पिछले 40 मिनट से भी अधिक समय से वो उन लोगों का इंतजार कर रहा था। कबीर के हाथ उठाने से कॉलेज का माहौल बदल गया था। कॉफी शॉप में एक लड़का भागते हुए आया और बोला, अभय यार, तू यहाँ बैठा है और वहां इतनी जल्दी में क्यों हो? आराम से कहो। अबे उस लड़के की बात को काटते हुए बोला। वो लड़का उसके पास आकर बैठ गया और पानी पीने के बाद सांस लेते हुए बोला, तुम सोच भी नहीं सकते कि कॉलेज में तुम्हारी काजल क्या क्या गुल खिला रही है। ये सुनते ही अभय अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो लड़का भी उसे खड़ा देख चुप हो गया। अचानक अभय ने घूमकर एक जोर का तमाचा उस लड़के के गालों पे चढ़ दिया। ये इतनी जोर का था कि सब लोग अभय की तरफ देखने लगे। वहां एकदम शांति छा गई थी। अभय ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सबको धमकाने वाली भाषा में बोलते हुए कहा, काजल के बारे में कोई भी कुछ कहने से पहले अगली बार 2 बार सोचना। कैफे से निकलकर चला गया। काजल और कबीर की मुलाकात अभय से हो नहीं पाई और न ही उसके पैसे उसे वापस मिले। तो क्या अब अभय एक नई मुश्किल खड़ी करेगा? अभय गुस्से में कॉफी शॉप के बाहर खड़ा हो गया। वो गुस्से में अपनी सिगरेट पी रहा था। वैसे तो बाहर हल्की ठंड थी, मगर उसके पसीने छूट रहे थे। पीछे से वो लड़का आया जिसने अभी अभी उससे थप्पड़ खाया था। अभय उसकी तरफ देखता तो नहीं, बस सिगरेट पीते हुए उससे बोला, माफ कर देना, गुस्से में हाथ छूट गया। फिर लड़के को समझाते हुए बोला, देखो वो कैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं उसके खिलाफ किसी भी बात को सुन नहीं पाता। आई न्यू, इट्स ओके, वो लड़का धीरे से जवाब दिया। अच्छा बताओ क्या हुआ था? तुमने ऐसा क्या देख लिया जो उसकी इतनी बुराई कर रहे थे? अभय भी अब सच सुनना चाह रहा था। कुछ खास नहीं, वो दोनों पार्क में शायद किस कर रहे थे। ऐसा मैंने नहीं देखा, पर हमारे बैच के कुछ लड़के मुझसे बोल रहे थे, उस लड़के ने जवाब दिया। ओह, तो उस जोकर के साथ पार्क में भी रोमांस कर रही है। अब मिलने दो, फिर बताता हूँ दोनों को। उस दिन तो हर्षवर्धन ने बचा लिया था, पर आज कौन बचाएगा उस जोकर को? अभय गुस्से में बोलते हुए अपनी सिगरेट बुझाता है। तुमने गलती कर दी अभय,
तुम्हें पहले भी हमें बता देना चाहिए था कि वो आने वाला है। हम लोग पहले से ही उसका इंतजाम करके रखते। फिर वो काजल के साथ नहीं बल्कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के साथ लेटा दिखता। उस लड़के ने अभय को अफसोस और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा, तुम परेशान मत हो अखिल। अभय ने लड़के को नाम से संबोधित कर कहा, उस जोकर के लिए मैं अकेला काफी हूँ। इससे पहले कि वो लोग कुछ और बात करते, उन्होंने देखा कि सामने से काजल और कबीर एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। अभय ने अपना हाथ पीछे करके रखा हुआ था। वो ये नजारा देखते ही अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेता है। अखिल ने नोटिस कर लिया। वो धीरे से बोला, अभय रिलैक्स, यहाँ बहुत से प्रोफेसर बैठे हैं अंदर, बी केयरफुल। अभय ने उसको हाँ में जवाब दिया और उन दोनों को देखने लगा। इंतजार कराने के लिए सॉरी, काजल ने माफी मांगते हुए कहा। अभी कबीर और मैं बस आ ही रहे थे कि काजल ये समझाने वाली थी कि अभय ने उसे टोकते हुए कहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों की परेशानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आप आज यहाँ अपने बिलों का भुगतान करने और माफी मांगने आए थे, है ना? अभय ने हर शब्द बहुत नाप तौल कर सबको सुनाने के लिए कहा था। सही बात है, अखिल ने अभय के सपोर्ट में कहा। काजल के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना कबीर ने बैंक चेक निकाला और अभय के जेब में रखते हुए कहा, मैंने आज सबके सामने आपका पैसा आपको लौटा दिया है। कल रात के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे और मेरी पत्नी को और परेशान नहीं करेंगे। कबीर ने तंज कसते हुए वहां मौजूद सबसे कहा, माफी मांग लेने से किसी की इज्जत नहीं वापस आ जाती है। खैर, शायद मुझे इससे कुछ तसल्ली मिले। अभय ने इतना बोलते ही कबीर पर थूक दिया। कबीर सावधान था तो वो साइड में हट गया। कबीर को ऐसा करते देख वहां मौजूद अभय के दोस्त कबीर को बंदर कहकर उस पे हंसने लगे। अब बारी कबीर की थी। कबीर एकदम से अभय के पास जाकर खड़ा हो गया। अभय ने जब उसके तरफ मुंह किया तो उसने पाया कि कबीर एकदम उसके पास खड़ा है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पीछे से आने वाली हंसी की आवाज भी बंद हो गई थी। सबकी निगाहें बस कबीर और अभय पर टिकी थी। तू मुझसे चाहता क्या है? सच सच बता, एक इंसान की तरह, कबीर ने कड़क आवाज में अभय से पूछा। मुझे लगता है कि मैंने कल रात होटल में साफ कर दिया था कि मुझे क्या चाहिए। इतनी जल्दी भूल गए? मुझे काजल चाहिए, किसी भी कीमत पर। अभय अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था तो उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। अभय, दिन में सपने देखना छोड़ दो तो मुझे कभी नहीं पा सकते। इस बार काजल ने ही आंखें तरेरते हुए गुस्से में कहा, आज तुमने मुझे अपना रियल फेस दिखा ही दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी चाहत के हकदार हो तो एक बात समझ लो, अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। काजल ने इस बार अपने मन की साफ कर दी। आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली और आपके मॉम डैड के बीच में जो अंतर है ना, वो बहुत तकलीफ देने वाला है। अभय ने हमदर्दी जताई, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सारस्वत परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए आप हमारे जैसे बेकार और छोटे लोगों के साथ कोई बिजनेस रिलेशन नहीं बनाना चाहेंगे, है ना? काजल के पिता केशव सारस्वत का मार्केट और परिवार दोनों जगह नाम नहीं था। अभय भी काजल को इसी कारण से ब्लैकमेल कर पा रहा था। अक्सर बड़े परिवारों में कुछ लोग बहुत नीचे रह जाते हैं। केशव सारस्वत भी ऐसा ही इंसान था। काजल इस पार्टनरशिप के वैल्यू को जानती थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो रही थी। कबीर उसके लिए उसका सब कुछ था और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। काजल को यह भी मालूम था कि कबीर बेकार इंसान नहीं है जो केवल खाता है। वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसने हमेशा काजल के साथ अच्छा व्यवहार किया है, चुपचाप बहुत ताना भी सुना है और उसके नखरे भी उठाए, फिर भी कभी कंप्लेन नहीं की। काजल के मन में एक बात साफ थी कि वो कबीर को नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेहतर होगा काजल कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचना। एक बार जब तुम कॉलेज के दरवाजे से बाहर निकल जाओगी तो तुम्हारे लिए अपने जीवन से पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अभय ने काजल को प्यार से धमकाया। अब अखिल ने अभय की तरफ से काजल से बात की। न केवल अभय स्मार्ट है, डैशिंग है, बल्कि इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी और अमीर है। अगर ये तुम्हारे सारस्वत परिवार के बराबर नहीं तो कम भी नहीं है। तुम ना सिर्फ अपने पापा की प्रॉब्लम को दूर करोगी बल्कि खुद भी एक बेहतर जिंदगी पा सकोगी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, कौन नहीं जानता कि कितनी अच्छी और सुंदर लड़कियों ने अभय को अप्रोच किया था। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर अभय ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने इंतजार किया तो बस तुम्हारा। सोचो मत काजल, अभय तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि अभय इतना अच्छा है तो मैं साफ कर दूं अखिल कि मैं खुद को अभय के लायक नहीं मानती।
किसी को भी मेरे जिंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है, काजल ने अखिल को घूरते हुए कहा। कबीर ने काजल को कुछ भी बोलने से रोका। उसे महसूस हो रहा था कि कमजोरी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे ही अपना पावर दिखाया जा रहा है। पावर भी क्या, ब्लैकमेल कर रहा है। कबीर ने भी ये नोटिस किया कि बातों में उलझा के अभय अब उस पर हमला करने वाला है, तो वो खुद को तैयार भी करने लगा। अभय से काजल का मना करना सहन नहीं हुआ। उसने कबीर की आंखों में देखा और कहा, पिछली रात अंकल हर्ष मौजूद थे, तो मैंने होटल में तुम्हें सबक नहीं सिखाया। अब जब तुम मेरे कॉलेज में हो तो देखते हैं कि कौन यहाँ तुम्हारी मदद करता है। आज या तो मुझे काजल छोड़ेगी या मेरे बिजनेस रिलेशन खत्म होंगे उसकी फैमिली के साथ। ओह अच्छा, हाँ मैं आपका शुक्रिया कहना भूल गया, कबीर ने मजाक किया। अभय चौंक कर शक की निगाह से पूछा, किस बात का शुक्रिया? कबीर ने तुरंत अपना फोन निकाला। कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसने अभय को एक नाम पढ़ने को कहा। नाम देखते ही अभय का चेहरा नीला होने लगा। कांपते होठों से उसने कहा, हर्षवर्धन चौधरी। अपनी पहचान को बचाने के लिए कबीर के पास हर्षवर्धन से मदद मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि वो चाहता नहीं था। मैं आज देखना चाहूंगा कि इस इंसान को धमकी कौन दे सकता है। कबीर का इशारा सिर्फ अभय के लिए नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर उस शख्स के लिए था जो वहां अभय की तरफ से खड़े थे। तभी धूप का चश्मा, सफेद सूट और पैंट पहने एक लड़की वहां आई। जैसे ही वो सबके सामने आई, उसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वाह, ये लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है। कोई मॉडल है क्या? ओह वाह, कितनी गजब की है ये। लेकिन उसके पीछे के बॉडीगार्ड्स को देखकर वहां के लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। सोफिया, कबीर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। व्हाट ए कोइंसिडेंस। ओह कबीर, आप यहाँ? माफ करना, मुझे जरा देर हो गई। सोफिया कबीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना चश्मा हटाया और कबीर को देखकर मुस्कुराई। काजल को उन दोनों के एक दूसरे को देखने के तरीके से जलन होने लगी। बिना कुछ कहे काजल ने अपना हाथ बढ़ाया और कबीर को अपनी उंगलियों से चींटी काटा। उसने ऐसा जानबूझकर किया था। कबीर दर्द से कराह उठा, मगर अपना दर्द दिखाया नहीं। उधर जब अभय ने पहली बार सोफिया को देखा तो वो चकित रह गया। काजल बहुत सुंदर थी, लेकिन वो एक प्यारी और कोमल लड़की थी। उसके अंदर दया थी। दूसरी ओर उसके सामने जो लड़की थी वो सुंदर, ताकतवर और अमीर थी। अभय ने सोचा कि वो काजल को छोड़ उसका पीछा करना शुरू कर सकता है। क्या सोफिया का आना अभय के बदलने का कारण बनेगा? क्या वो काजल और कबीर का पीछा छोड़ देगा? तुम कौन हो? अभय सोफिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। हालांकि वो किसी भी टैलेंटेड इंसान को पसंद नहीं करता था। बावजूद इसके वो चाहता था कि कोई बहुत अच्छा उसे मिले और सिर्फ उसी से मिलने आए। मैं, सोफिया मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई अधिकार है, या आप ऐसे हो जिसे मेरा नाम पता होना चाहिए। क्या कहा? सोफिया की बात पर अभय ने बनावटी हंसी के साथ तंज कसने की कोशिश की। क्या आप जानती हैं कि मेरे पिता कौन हैं? आप हैं मिस्टर अभय वालिया। आप इसी कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। आपके पिता को लोग ईश्वरनाथ वालिया के नाम से जानते हैं। आपका परिवार बहुत अमीर है, जिसमें आपके पूरे प्रॉपर्टी का 40% हिस्सा हर्षवर्धन साहब जैसे लोगों के पास गिरवी है। इस शहर में आपके परिवार को आए 50 साल हो गए हैं। मिस्टर अभय, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे इंसान की औकात जानने का बहुत शौक है। मैंने पहले ही आपकी देख ली है औकात। सूफिया ने अपने नेल पॉलिश को संवारते हुए कहा। अभय ने गर्व से अपनी कमीज को साफ किया। उसे अपनी पसंद पे नाज हो रहा था। वो बोला, ये अच्छा है कि आप इतना कुछ जानती हैं। सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं है कि आपका इस जोकर के साथ किस तरह का रिश्ता है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाएं। अमीर तो तुम हो मिस्टर अभय। अमीर लोग कुत्ते अच्छे पालते हैं, जो मालिक के लिए भौंकने को हमेशा तैयार रहते हैं। आई लाइक इट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभय को देखते हुए सोफिया ने जवाब दिया, अपनी जबान को संभालो मिस। ज्यादा लंबी चीज कई बार आसानी से कट भी जाती है। अभय ने थोड़े गुस्से में कहा। अच्छा है, मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकती। ओह सॉरी, सोफिया ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे पिता भी मेरे सामने इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं डियर। मेरे सामने इतना गुमान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभय ने सोफिया को गौर से देखा। वो उसे खुद से 2-3 साल बड़ी लग रही थी। हालांकि बूढ़ी नहीं थी और छोटी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा सबके सामने कहने की हिम्मत कैसे कर रही थी वो?
उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या उस महिला के पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकत सच में थी कि वो उसके परिवार को नीचा दिखा सके। अभय को यकीन नहीं हो रहा था वो शहर के टॉप 10 बिजनेस टाइकून में से एक का बेटा था। वो लगभग सबको जानता था या उन सब से कभी न कभी मिल चुका था, लेकिन इस लड़की को वो नहीं जानता था। क्या वो किसी बड़े आदमी की बेटी थी? अभय गहरे विचार में था। सूफिया ने बोलना जारी रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सामने क्या हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने मिस्टर कबीर की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, जो तुम्हें करने का कोई हक नहीं है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, मगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इस इंसान से अभी के अभी माफी मांगो। आप चाहती हैं कि मैं घुटने टेक दूं और इस जोकर से माफी मांगू? लगता है आप अभी नींद में ही हैं। अभय ने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, उल्टा अपने घमंड में बोलता गया। क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मुझे घुटने टेकने को कह रही हैं, वो भी उन लोगों के सामने जो मेरे सामने ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। भूलिए मत, आप मेरे ही कॉलेज के कैंपस में खड़ी हैं। क्या आपको यकीन है कि आप माफी नहीं मांगने वाले मिस्टर अभय? सूफिया ने फिर पूछा। ठीक है, अगर आप घुटने खुद नहीं टेक रहे तो मैं आपकी मदद के लिए किसी को लाई हूं अपने साथ। सूफिया इतना कहते हुए थोड़ा पीछे हटी और देखते ही देखते 3 बॉडीगार्ड्स वहां आए और अभय को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। अभय के पास इन 3 लोगों के सामने विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अखिल हैरान था। वो दूर से अभय को नीचे पड़ा देख रहा था और बहुत धीरे से बोल रहा था। शायद डर से उसकी जबान हलक में उतर गई थी। अभय, तू डर मत, इसे आप लोग छोड़ दीजिए। तू चिंता मत कर यार, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें बचाना नहीं चाहते हैं, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। भीड़ के सामने अखिल वहां से भाग गया। कबीर और काजल ये नजारा बहुत आराम से खड़े होकर देख रहे थे। ऐसा लगता है कि आपका दोस्त सिक्योरिटी को बुलाने के बहाने भाग गया, सूफिया ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, घुटने टेको और मिस्टर कबीर से माफी मांगो। मेरे पास बाद में करने के लिए भी बहुत से काम हैं। कबीर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन चीजों को खराब कर देंगे जो मेरे पापा ने हमें बताई। काजल ने कबीर की शर्ट के कोने पर थपथपाया और बातचीत के स्वर में कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, तुम परेशान मत हो। वैसे भी अभय हमारी माफी के लिए नहीं मानेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। वो सोचता है कि अगर अभय ने इसके बाद कुछ बड़ा कदम उठाया तो ये मैटर और ज्यादा खराब हो सकता है, जो शायद बाद में कोई न संभाल पाए। अभय ऐसे भी बेवकूफ है। घुटने टेकें और मिस्टर कबीर से माफी मांगे, हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करें। सूफिया ने ऊंचे स्वर में अभय को आदेश दिया। अभय के दोनों कंधों पर अब असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंख से पानी भी आ रहा था, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था, लेकिन कब तक वो इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। दर्द के साथ साथ उसकी इज्जत भी नीलाम हो रही थी। वो खुद को कॉलेज का शेर मानता था, जो अब बकरी बनकर जमीन पर लेटा हुआ है। भीड़ की निगाह के नीचे अभय ने एक चीख के साथ बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। कबीर से भी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो कबीर। सूफिया मुस्कुराई और अपने आदमियों से उसे छोड़ने का इशारा किया अपने हाथ से। तीनों इंसान इतने भारी थे कि उन्होंने उसके माथे और कंधे की हालत खराब कर दी थी। इससे पहले शायद अभय को इतना दर्द अपने जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। बाप रे, उस लड़की ने जैसा कहा था करने को, आखिर में अभय को वैसा ही करना पड़ा। वास्तव में उसने जमीन पर घुटने टेके और उससे माफी मांगी। अभय अब भविष्य में कॉलेज में अपना सिर कैसे उठा सकेगा बेचारा। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। देखो जरा उसे, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। मुझे लगता है कि वो कॉलेज में अपना चेहरा अब कभी नहीं दिखाएगा। कॉफी शॉप के बाहर खड़े लोग और छात्र एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन अभय ने अभी ये सब नहीं सुना था। इसी दौरान किसी ने फोटो खींच लिया था तो कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। अभय अब अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो अब भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने जब भीड़ को सुना तो उसका चेहरा तुरंत पूरी तरह से लाल हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मामला अधिकतम 10 मिनट में अपने परिणाम के साथ खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। आज जो कुछ भी अभय के साथ हुआ था वो उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। कबीर, आज तुमने मुझे धमकाने के लिए इस लड़की पर भरोसा किया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। न केवल मैं तुम्हारा तलाक कराऊंगा,
बल्कि काजल के परिवार को ऐसी हालत में ला दूंगा कि वो खुद उसका रिश्ता लेकर मेरे पास भीख मांगेंगे। तैयार रहना तुम। अब जो होगा वो तुम सोच नहीं पाओगे। अभय ने अपना सिर नीचे करते हुए अपने फेफड़ों के पूरे जोर से चिल्लाया। इस समय जब उसने दूर से अपने दोस्तों की हंसी मजाक की आवाजें सुनी तो उसे सिर उठाने में भी शर्म आ रही थी। उसका सफेद कपड़ा अब धूल और मिट्टी से काला पड़ गया था। उसके बालों में भी मिट्टी ने जेल को रिप्लेस कर दिया था। बाकी सब तो ठीक है कबीर, मगर जब हम घर जाएंगे तो माँ को ये सब कैसे समझाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ? काजल ने उससे पूछा। कबीर ने उसे खुश करने के लिए उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और फिर अभय के सामने बैठ गया और कहा, देखो अभय, ये पहला जैसा ही है, कुछ नहीं बदला मेरे लिए। मैंने तुम्हारी रकम लौटा दी है जो तुम्हारे जेब में रखी है। ये तुम रखो और भूल जाओ इसके आगे की कहानी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि लोग तुम्हें तलाश करके तुम पे कहानियां लिखेंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमको क्या चाहिए। क्या करोगे तुम? मुझे मार डालोगे क्या? अभय ने कबीर को पागलपन से देखते हुए कहा। हाँ, अगली बार अगर काजल को कुछ किया तो जरूर से तुझे मार दूंगा। कबीर ऐसा अपने मन में सोचता है पर जुबान पर कुछ नहीं लाता। वो सोच ही रहा होता है कि अभय को क्या बोलूं कि तभी एक आवाज आती है और कबीर का ध्यान उसकी तरफ जाता है। कोई तुम्हें नहीं मारेगा, समझे? लेकिन मुझे लगता है कि तुम जैसे इंसान को माफ करना अमीर इंसान को जेल में कुछ साल बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मर्डर केस के बाद तो तुम एकदम से पॉपुलर हो जाओगे। क्या कहा? अभय और कबीर ने एक ही समय में सोफिया को देखा। नाटक करना बंद करो। तुम्हारे ड्राइवर ने पहले ही अपने मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया है। अगर मेरे बस में होता तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल हो। तुम्हारा पूरा करियर ताश के पत्तों की तरह गिर जाए। और सबसे अच्छा ये होगा कि तुम्हारे अंदर जो परिवार के नाम का घमंड है वो भी इसके साथ बर्बाद हो जाए। सोफिया आते ही सब कुछ बताना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि अभय किस तरीके का इंसान है। कई बार कुछ केस में लोग बिना मतलब के ही बड़े लोगों के नाम को इस्तेमाल करते हैं। काजल और कबीर कैंपस के बाहर आ चुके थे। सोफिया अभय को पुलिस को सौंपने के बाद उन दोनों का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते वहां कबीर और काजल आ गए। सोफिया ने एक मुस्कान के साथ उनका वेलकम किया। आप लोग बुरा न माने तो मेरे पास अभी भी पुलिस स्टेशन में कुछ काम है। हमेशा की तरह मेरे पास वक्त कुछ कम है। सोफिया ने इतना ही कहा था कि काजल बोल पड़ी। हम समझ सकते हैं कि आपको जाना होगा। कोई बात नहीं। काजल की इस बात ने कबीर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कबीर ने उसकी बातों में जलन महसूस की। बात साफ थी कि काजल सोफिया के प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने सोचा, मेरी पत्नी अभी भी बच्ची ही है। तभी सोफिया मुस्कुराकर कहती है, किसी दिन मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ लंच करें। इस कॉलेज के पास बहुत बढ़िया और नया इंटरकॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। होप यू गाइस लाइक इंटरकॉन्टिनेंटल फूड। हाँ, मगर कुछ खास नहीं, काजल ने जवाब दिया। सोफिया भी समझ रही थी कि काजल ऐसे क्यों बोल रही है। कहीं न कहीं उसे भी मजा आ रहा था। हर समय बिजनेस में उलझी हुई सोफिया इन पलों को जी रही थी। जाते वक्त उसने बाय कहकर उन दोनों से विदा ली। उसके जाने के बाद कबीर सोचने लगा, कुछ तो बात है इस लड़की में। इरादे की पक्की और आंखों में ऐसी आग जो मैंने पहले कभी किसी लड़की में नहीं देखी। बेरहम है। खैर, बेरहम ना होती तो दुनिया इसे बर्बाद कर देती। अभय को इसने जिस तरीके से ट्रीट किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी उसका ध्यान काजल की तरफ गया जो अपने मोबाइल के कैमरे से सड़क किनारे खेल रहे कुछ पपीज की फोटो लेने में बिजी थी। अचानक काजल को लगा कि कबीर उसको देख रहा है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप वापस आ गए? बाकी लोग चले गए क्या? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कबीर चुप रह गया। उसे समझ आ गया कि सोफिया अभय को सजा दिलाए या ना दिलाए, मेरा तलाक जरूर करा दे। काजल थोड़ा रुक कर बोली, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन चीजों की परवाह नहीं है। कबीर ने उसे लाचारी के संकेत के साथ प्यार से कहा, अब आप कॉलेज के पास आउट हो। हम परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और हर कीमत में मुझे अपने परिवार को खुश रखना है। कबीर, मेरा मतलब ये नहीं था, काजल ने जल्दी से कहा। उसकी और कबीर की शादी होने के बाद काजल ने हमेशा अपने परिवार से कबीर का तिरस्कार ही देखा था। जब कबीर ने ऐसे बात की तो काजल ने सोचा कि उसने गलती से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। कबीर ने काजल के सिर को प्यार से रगड़ा और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, मेरी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा।
तुम इतना मत सोचा करो। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल। कबीर के पास स्विस बैंक में इतना पैसा था कि वो कई जन्मों तक खर्च कर सकता था, लेकिन काजल के लिए चीजें सिंपल रखना चाहता था। कुछ देर की ड्राइव और दिन के उथल पुथल के बाद वे दोनों जब घर पहुंचे तो काजल डरी हुई थी, मगर कबीर बिल्कुल निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन लोगों को मना लेगा। ये वास्तव में स्वर्ग को धरती बता रहा है। नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं कह सकता। उसे हमारे सारस्वत परिवार से बाहर निकल जाना चाहिए। नाक में दम करके रखा है इस लड़के ने। पता नहीं हमारी बेवकूफ बेटी ने उस नालायक में क्या देखा जो नौकर जैसे इंसान से शादी कर ली। मैं जानती हूँ कि आपके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना आसान नहीं था। यह आखिरी मौका था हमारे लिए खुद को साबित करने का, लेकिन इस बेकार और निकम्मे इंसान ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इससे पहले कि काजल और कबीर दरवाजा खोल अंदर दाखिल होते, उन्होंने अंदर से तेज आवाजें सुनी। दरवाजा खुलने की आवाज से कमरे में कोसने वाले एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि केशव सारस्वत को परिवार में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। तो उनका परिवार सारस्वत विला से बाहर 3 बेडरूम वाले घर में रहता था। ये घर भी सारस्वत विला के अंदर ही था, मगर इसको स्टाफ क्वार्टर माना जाता था। अच्छा, तुम लोग अब भी वापस आने की हिम्मत करते हो? कमाल है। काजल की माँ ने दोनों को देखते ही जोर से बोली। माँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? आपको इतना गुस्सा किस बात पे है? ये देखकर कि सिचुएशन ठीक नहीं है, काजल ने तनाव कम करने का फैसला किया। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या गलत है बेटा? आपको नहीं लगता कि आप हम लोगों को परेशान कर रही हैं? उसकी माँ ने जोर से सवाल किया। कौन इसके लिए राजी हुआ था कि वो अभय से माफी मांगेगा? और आपने क्या किया? शुरुआत से मैंने सोचा था कि इंसान शायद हमारे परिवार के काबिल नहीं, मगर वक्त के साथ घुल मिल जाएगा। पर मैं गलत थी। मुझे कल ही समझ जाना चाहिए था कि ये आदमी किसी काम के लिए अच्छा नहीं है। जहां जाता है सब कुछ बर्बाद कर देता है। मैंने आपको जाने और माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। उस बेचारे को पैसों के लिए जेल भेज दिया। काजल और कबीर चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। तुम लोगों को मैंने खुद समझाया था कि अभय से दूर रहना, लेकिन नहीं, तुम लोग सच में नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार का जीवन अच्छा हो ना? उसकी माँ का गुस्सा क्यों और किस लिए था, ये समझना उन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारे पापा अब क्या करेंगे? शायद अब उनकी वापसी अपने परिवार में कभी नहीं हो पाएगी। तुम्हारे बेवकूफ और जिद्दी पति के कारण अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। सब बर्बाद कर दिया तुमने। उसकी माँ के पास अभी भी शब्द बचे थे कबीर को जलील करने के लिए। माँ, जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं है, काजल ने सफाई पेश की। कबीर भी उसकी माँ को सब कुछ साफ साफ समझाना चाहता था कि अभय को वही मिला है जो वो डिजर्व करता था। काजल की बातें सुनकर उसके पिता का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। वो बोले, मैं अभी भी नहीं जानता कि सिचुएशन कैसी है। मुझे ये बताते हुए आप लोगों को खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग अपने इरादे में कामयाब हुए। अभय के पिता ने आपके पिताजी को फोन किया और सारे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। इस बार परिवार के रीयूनियन में अपने पिता के बारे में सोचना भी मत। उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो कैसा लगा सुनकर? दिल तो एकदम खुश हो गया होगा आप लोगों का। उनकी बातों से पता चला कि अभय के पिता ने अखिल का फोन आते ही केशव सारस्वत को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बुलाया था। उसने काफी गंदी बातें तक कह डाली थी। बहुत जलील हुए थे केशव सारस्वत। काजल के पिता केशव ने अब कबीर पर हमला बोला। और तुम? कबीर को इशारा करते हुए बोले, तुम बुज़दिल हो क्या? सिर्फ काजल के पीछे खड़े होना जानते हो? मुझे बताओ, हमारे परिवार ने कैसे तुम्हें निराश किया है? तुम किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? बताओ मुझे। बगल में मौजूद काजल की माँ ने भी आह भरी। इस बार कॉन्ट्रैक्ट पर उनके सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से हुए थे। इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कबीर ने बिना एक शब्द कहे अपनी सास ससुर की बातें सुनी। वो बस चुप रहा। आहें भरी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए केशव सारस्वत से कहा, तुम क्या इंसान हो यार? सिर्फ आह भरना जानती हो। परिवार तो तुमसे समझता नहीं। इस परिवार का मुखिया मैं हूँ। मुझे ये जोकर दामाद किसी भी हाल में घर से बाहर दिखना चाहिए। काजल ने जल्दी से पूछा, पापा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कबीर मेरे पति हैं। दादाजी ने भी इन्हें स्वीकार किया है। क्या कहा तुमने? दादाजी इसे स्वीकार कर रहे हैं? यहाँ कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। सब पैसों का खेल है, पैसों का। काजल की माँ ने मजाक बनाते हुए कहा। काजल ये सब सुनकर वहां से चली गई। अब उसके बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई थी। काजल की माँ कबीर को देखकर परेशान हो रही थी। वो बस चाहती थी कि कबीर उसके सामने से चला जाए। उसने व्यंग के साथ कहा, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ काबिलियत है तो लड़ो और साबित करो। काजल ने जब ये सुना तो जाते जाते रुक गई। उसने अपनी माँ की ओर देखा। काजल की आंखों में
गिल्ट टपक रहा था। कबीर को इस दौरान जितना गुस्सा आया था, काजल को देख उतनी ही तेजी से पिघल गया। हालांकि कबीर को लगा कि इस बार अभय का मैटर खास नहीं था। शायद ये अच्छी बात थी कि उसने अनजाने में इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था। जब वो एक हत्यारा था, तब उसने भी बहुत से मिशन किए थे। वो जानता था कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। किसी बिजनेस में अपने नाम से जुड़ा होता है। कबीर अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करता था जो उसे कामयाबी दिला सके। मार्केट में प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। वो चाहता तो उसी वक्त हर्षवर्धन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था और केशव सारस्वत को एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता था। सेफ प्ले करते हुए कबीर ने कहा, मैं इस मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट के मैटर को, लेकिन मुझे इसमें लगे पैसे और प्रॉफिट की जानकारी नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? क्या आप बता सकते हैं कि कैसे? केशव सारस्वत ने जल्दी से पूछा, जैसे कि कबीर ने उसे एक नई जीवन रेखा दे दी हो। ये वो बात थी जो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। उसने ये भी नहीं देखा कि जो उसे ये सब बोल रहा है वो उसका निकम्मा दामाद है, जो उसके परिवार के हिसाब से केवल ये जानता है कि पार्सल कैसे पहुंचाना है। क्या आप कबीर का असल रूप दिखाने का समय आ गया है? कैसे करेगा वो केशव सारस्वत की मदद बिना अपना राज खुले? क्या परिवार का मिलन